let's learn the last topic of our chapter, that is our chapter number first, that is the number system. तो इसमें अभी तक हमने नंबर्स के बारे में सीखा, रियल नंबर्स के बारे में सीखा, रूट के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में सीखा। अभी लास्ट जो टॉपिक हमने सीखा तो हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये बात हमने सीख ली और एक्सरसाइज 1.5 में हमारे सॉल्व हो चुकी है। तब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पर। तो उससे पहले हमें सीखने होंगे यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया ऑलरेडी आपको ग्रेड 8 में आ चुकी है, लेकिन अभी ये जो लॉज है ये हमें प्रॉपर्ली सीखने हैं, प्रॉपर्ली समझ लेने, फिर से इनको एक बार रिवाइज कर लेना है और इसके इस्तेमाल से इसका यूज करके ही हमें हमारी एक्सरसाइज 1.6 क्या करनी है यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो चलो देखते हैं कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है और उसका पावर और एक्सपोनेंट है, तो हमने ये सीखा था ये बेस होता है, ये ऊपर पावर होता है जो होता है। तो आपने स्क्वायर रूट में, क्यूब एंड क्यूब रूट में, ये जो लेसन था पूरे रेट में, उसमें आपने बहुत सारी बातें इसके बारे में सीखी है। पावर के बारे में आपने जाना है और पावर और एक्सपोनेंट करके जो लेसन था उसमें भी आपने इसके बारे में जान चुके हैं आप। तो चलो अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि ये रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्ली हम यहाँ पर। तो देखो अगर कोई पहला रूल यहाँ पर अगर बेस सेम है, मतलब यहाँ पर देखो इधर भी a है और इधर भी a है, मतलब बेस सेम है, तो यहाँ पर और पावर डिफरेंस है उन नंबर्स की, मतलब इसकी पावर क्या है p है और इसकी पावर क्या है q है। तो क्या हो जाता है, बेस तो हम सेम रखते हैं और पावर की क्या हो जाती है एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से एग्जांपल आता है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल करके लिखता हूं मैं यहाँ पर कि अगर 2⁻³ आता है और इनटू 2⁻, यहाँ पर आता है मान लो कि 4, तो ये दो नंबर है और इनमें क्या है मल्टीप्लिकेशन, डॉट है मतलब मान लेना है मल्टीप्लिकेशन। 2⁻³ है और 2⁻4 है, तो यहाँ पर 2 बेस में फिक्स रह जाएगा और पावर्स की क्या हो जाएगी यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, मतलब 3 + 4 आ जाएगा। तो ये 3 + 4 हो गया 7, तो इसका जवाब आता है आपका 2⁻7। तो ये इसका जवाब है। इसका अर्थ ये लेना है कि whenever our base is the same, so we have to add the exponent or power. Okay, we will say that we have to उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 7⁻2 है और यहाँ पर 7⁻3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7⁻2 + 3, जो क्या है आपका 7⁻5। तो इस तरह से इसका जवाब आएगा। तो ये थे उसके एग्जांपल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि अगर बेस है यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर पावर p है और ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट को पावर क्या है q है, तो उनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर जो मान लेते 3⁻2 है, ये ब्रैकेट में है और ऊपर है उसके मान लो कि 3 है, 3⁻2 और ऊपर पावर फिर से यहाँ पर 3 है, तो ये 3 और 2 का यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हो जाएगी बात आपकी कि 3⁻2 × 3 हो जाएगा। तो 2 × 3, यहाँ पर 2 3 कितना होता है आपका 3⁻, यहाँ पर हो जाएगा ये 6। आएगा एक बार समझ में आपको। तो ये रूल भी यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा सेकंड रूल है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल लिया तो मान लीजिए कि 9⁻2 है और उसकी पावर फिर से मान लो कि आगे 4 है, यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है आपका 9⁻2 × 4, जो कि होता है आपका 9⁻8। तो ये बात है और इसके एग्जांपल से हमारे आगे चलते हैं। हमारा रूल है जो थर्ड वन है, जो आपको हो चुका है ऑलरेडी, कि अगर डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पर पावर की क्या होती है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पर कंडीशन है कि ये p हमारा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि अगर मान लीजिए कि 5⁻3 है और नीचे है हमारा 5⁻2, ये डिवाइड है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर डिवाइड। इसका अर्थ ये है कि 5⁻2 एक्चुअली होता है 3 - 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 - 2, दैट इज हमारा 5⁻2 आ जाएगा आपका 1, जो कि 5 होता है। ये उसके एग्जांपल से उस तरह से अगर आप कोई दूसरा नंबर ले लेते हो यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए चलो 3⁻3 है और
3 रेस टू सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है, फिर भी यहाँ पर इसकी तो पावर 1 होती है, तो हम ये कर सकते हैं कि 3 रेस टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 रेस टू 2। तो इस तरह से है उसके एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, आगे हमारा फोर्थ वन जो रूल है। अब यहाँ पर देखो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं, ए और बी है, लेकिन पावर उनकी सेम, पावर क्या है उनकी सेम है। तो यहाँ पर उनका पावर सेम है, तो हम जो बेस के नंबर है उनको मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर उनकी एक आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, चलो मान लीजिए कि 5 रेस टू 2 है और इनटू 3 रेस टू भी 2 है, ये दिया है आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 और 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और दोनों को ब्रैकेट करके आ जाएगा आपका रेस टू 2। इसका अर्थ ये होता है कि आपको ये आ जाएगा 5 3 जा 15 रेस टू 2, तो ये आ जाएगा उसके जवाब। तो इस तरह से ये रूल से हमारे ये जो है हमारा फोर्थ वन रूल है कि अगर बेस यहाँ पर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये ब्रैकेट में आ जाते हैं दो नंबर, मतलब जैसे कि आपको 5 और 3 यहाँ पर अलग अलग नंबर है, लेकिन उनकी पावर जो है वो कैसे है, 2 2 सेम है, तो ये पावर सेम है तो दोनों जाएंगे ब्रैकेट में, 5 3 जा 15 हो जाएगा और ब्रैकेट का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो ये एक रूल है, ध्यान में रखना है इस रूल। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इस रूल को a रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। इसका अर्थ है कि किसी भी नंबर का पावर अगर नहीं तो डिग्री, पावर डिग्री और एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका जवाब आ सकता है आपका 1। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे यहाँ पर 7 रेज़ टू 0 है उसका पावर, इसका अर्थ होता है इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे, जैसे कि अगर हम बड़ा वाला कोई नंबर ले कि 52 रेज़ टू 0 है तो उसकी भी पावर आ सकती है यहाँ पर 1 ही आ सकती है। तो आई होप सो ये रूल समझ में आया होगा आपको। आगे है हमारा 6वां लास्ट रूल, अगर a अपॉन b है और ब्रैकेट रेज़ टू माइनस m है, मतलब उसकी पावर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इज इक्वल टू आता है b अपॉन a रेज़ टू m, मतलब यहाँ पर पावर हो जाती है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर चेंज देखिए क्या हुआ है, जो डिनोमिनेटर था वो आ गया आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो ये बात हमें याद रखनी है इस रूल के लिए। तो इसका एग्जांपल दिया तो मान लीजिए 5 अपॉन 2 रेज़ टू है आपका अगर माइनस 3, तो इसका जवाब आपका आएगा देखो 2 अपॉन 5 रेज़ टू आपका 3, जो कि आपका क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो आई होप सो ये सारे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है तो ये आपको अच्छे से लिख लेने हैं रूप में और इनको समझ लेना है, और इसके ही इस्तेमाल से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज, दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 1.6। ओके एक्सरसाइज 1.6 शुरू करने से पहले चलो हम कुछ और बातें समझ लेते हैं यहाँ पर, जो है एक रूट के बारे में। अगर अभी हमारे रियल नंबर से, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर ये समझ लेना है रूट, पहले तो आपको n और अंडर रूट आपका यहाँ पर a नंबर है, तो इसका आ जाता है आपका देखो a रेज़ टू 1 अपॉन n। तो ये बात आपको ये समझनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर क्यूब रूट आता है, क्या आता है आपका क्यूब रूट ऑफ 5 आता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका 5 रेज़ टू 1 अपॉन 3, तो ये उसकी पावर बन जाएगी। डेफिनेटली एक बात समझ लो बच्चों कि किसी भी नंबर का अगर रूट होता है, मतलब रूट में यहाँ पर मान लीजिए आप 7 है, तो इसका जवाब आगे यही होता है कि स्क्वायर रूट, इसको हम कहते ही क्या, इस सिंबल इसका है स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही होता है, इसका पावर होता है 1/2। इस रूट का अर्थ ये होता है कि ये 1/2, जो कि 2 हमेशा यहाँ पर इधर लिखते नहीं है, 2 यहाँ पर लिखते नहीं है, तो ये यहाँ पर 7/2 होता है। अगर आप कोई भी नंबर ले देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम ये ले लें और इसका हम ये कर दें कि यहाँ पर मान लेते 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 रेज़ टू 1/2। अगर यहाँ पर मान लेते क्यूब में आपका 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 रेज़ टू 1/2। तो ये बात आपको समझ लेनी है यहाँ पर कि ये हो जाता है, इनकी पावर आती है फिर आपको फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में इनकी पावर आ जाती है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 1.6।
तो 1.6 में हमें यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया है, फर्स्ट दिया है कि फाइंड 64 का हमें ये ढूंढना है, 64:1/2 दिया। तो पहला एग्जांपल है हमारे एक साइड में, ये क्या है हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें पहला एग्जांपल दिया है 64:1/2 आपको फाइंड करने को कहा है, ठीक है। 64:1/2 में तो ये सॉल्व करने के आपके अलग अलग तरीके हैं। पहले तो हम क्या करने हैं, हम इसका ये ढूंढ सकते हैं। तो आपको अगर याद होगा ध्यान से, स्क्वायर है स्क्वायर रूट में हमें पता है कि लॉन्ग डिवीजन से हम इसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। तो 64 के अगर मैं फैक्टर्स ढूंढता हूं तो देखो मैं 64 की क्या ढूंढ रहा हूं, यहाँ पर फैक्टर्स ढूंढ रहा हूं। तो ढूंढता हूं यहाँ पर फैक्टर्स 2 1s are 1, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, फिर 2 और 16 2s are होता है यहाँ पर, फिर 2 और 8 2s are होता है यहाँ पर, फिर 2 और यहाँ पर आ जाता है आपका 4 4 2s are 8, फिर 2 2 2s are then 2 1s are। यहाँ पर ये मुझे लाइन मिल जाती है 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 6 टाइम्स में मुझे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नंबर मिल जाता है। दैट मींस 64 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ आपको कि यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर 64⁻1 यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6⁻1/2, क्योंकि 64 के ये प्राइम फैक्टर्स है, क्या है उसके प्राइम फैक्टर्स। लेकिन जैसे आपको पता है ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, इसका अर्थ मैं लिख सकता हूँ 2⁻6 और ब्रैकेट को मेरा आएगा फिर से पावर 1/2, ठीक है। तो ये आ गया। तो जैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या सीखा था, अगर ये ऐसे हो तो इनका क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। याद करो, अगर आपको याद आया तो a⁻p है और q है, यहाँ पर आता है देखो a⁻p × q। तो ये होती है बात आपकी। तो यहाँ पर भी ये होगा हमारा कि 2 क्या हो जाएगा हमारा 6 × 1/2। तो यहाँ पर 2 1s are 1, 2 3s are 6, यहाँ पर आ जाएगा तो आपका 2 3s are 6, ठीक है। मतलब 2 1s are 1, 2 3s are 6, तो 2 यहाँ पर बैठ जाता है 3 और 3 1s are 3, तो 2:3 आ गया। ये तो आपको पता है 2 1s are 1, 2 2s are, तो ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 × 2 × 2 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो इसका जवाब आता है आपका 8। इसका जवाब क्या आता है आपका 8 आता है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ये एक तरीका है। नहीं तो आपको एक बात पता है कि 64 मतलब और 64 का कितना है आपका 1/2 आता है। मतलब इसका अर्थ यही हुआ, पहले ही तरीके से 64 का 1/2 है। और जैसे मैंने बताया था आपको एक रूल बता दें कि ये अगर √64 है तो इसका क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। तो इसका हमें इसका क्या ढूंढना है, स्क्वायर रूट ही तो ढूंढना है। तो 64 का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है। तो इसका अगर इसके इक्वल ये है, ओके, इसके इक्वल क्या होता है आपका ये है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके इक्वल भी क्या है ये है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है 64 का स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना है आपका, 64 का स्क्वायर रूट है आपका ये आपका 8, दैट इज आपका यही आएगा 64:1/2। तो ये एक तरीका है कि आप स्क्वायर रूट भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर ओनली एंड ओनली व्हेनेवर यू हैव गिवन दैट इज द 1/2 होता है तभी हम ये कर सकते हैं, उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलो चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसी तरह से हमारा अगला एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, सो अभी हमें दिया है सेकंड एग्जांपल में, देखो 32:1/5। यहाँ पर चलो पहले तो हम निकालते हैं 32 के फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड होता है तो 16 2s are, देन 2 से हो जाता है तो 8 2s are, 2 से होता है तो 4 2s are, और 2 से होता है तो 2 2s are, और यहाँ पर 2 1s are। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम 32 को लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 32 का अगर 1/5 है तो इज इक्वल टू
इज इक्वल टू होगा हमारा इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इस 32 के लिए हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या लिखा 2 लिखा और रेशियो आ जाएगा हमारा 1/5। लेकिन इसका अर्थ हमें पता है, इसका अर्थ क्या है हमारा, इसका अर्थ है हमारा 2:5 क्योंकि 1 2 3 4 5 8 तो 5 टाइम्स है तो 2:5 होता है और रेशियो आ जाएगा आपका फिर से ये 1/5। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर होगा हमारा 2:5 into 1/5, तो यहाँ पर 1/5 तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 2:1। इसका जवाब नहीं आता है हमारा 2 क्योंकि हमें 1 तो कभी लिखते नहीं है, तो ये हो गया हमारा जवाब 2। और यहाँ पर इस्तेमाल कौन सा रूल किया हमने, यस a⁻p और यहाँ पर q होता है तो हम लिख सकते हैं a⁻p⁻q। तो यहाँ पर ये रूल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। चलो चलते हैं आगे वाला जो थर्ड एग्जांपल सेम तरीके से देखो, सबसे सिंपल एक्सरसाइज इस चैप्टर की यही है, दैट इज द 1.6। तो चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखो 125 है, चलो फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स आएंगे देखो तो 5 है तो 5 ही होगा, 5 1 are 1, 5 2 are 10 and 5 5 are 25। अगेन 5 5 are 25 और आता है 5 1 are 1। तो यहाँ पर आते 1 2 3 नंबर्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो 125/1/3 इज इक्वल टू आपका 5 into 5 तीन बार हमने लिख दिया /1/3 क्योंकि 125 के फैक्टर्स आते हैं 5 into 5 into 5, तो ये हमने लिख दिया। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, यस 5/3 और ब्रैकेट को आएगा हमारा 1/3। यहाँ पर भी लॉज ऑफ सेम इस्तेमाल होगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हो देखो 5/3 into 1/3। तो यहाँ पर इस्तेमाल कौन सा होगा आपका, वही a⁻p into ब्रैकेट into q, दैट इज a⁻pq। तो यहाँ पर 3 3 गेट यहाँ पर कैंसिल, आपका देखो 5/1। इसका अर्थ ये हुआ कि 5/1 तो लिखते नहीं हम, ये 5 होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है और बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने और यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो चलो चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में क्या पूछा है। सेकंड एग्जांपल में देखो दिया है आपको 9/3/2, तो ये थोड़ा सा अलग दिया है आपको, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ ये हम पहले चेक करते हैं। 9 है तो चलो 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके 3 3 और 3 1 जा, तो इसका अर्थ ये होगा 9 के फैक्टर्स आते हैं आपके 3 into 3। तो मैं लिख सकता हूं 9/3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3 into 3 ब्रैकेट का 3/2। तो यहां पर आएगा देखो 3/2 3 का ये तो होगा 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट का आएगा फिर से 3 into 2। फिर से यही रूल यहां पर इस्तेमाल होगा देखो a⁻p और q है तो हम कर सकते हैं a⁻p and q, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3/2 into आएगा आपका 3/2, तो ये तो 2 2 गेट कैंसिल, तो आपका था देखो 3/3। तो 3/3 का अर्थ क्या हुआ, लेकिन 3 1 are 1, मतलब ये 2 2 तो गेट कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया आपका 3 into 3 into 3 3 are 9 9 3 are 27। तो इसका जवाब आएगा आपका 27। 3 3 are 9 और 9 3 are 27। तो इस तरह से आपका एग्जाम सॉल्व करने हैं। चलो फिर क्वेश्चन सेकंड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके अगले एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। 32 आया यहाँ पर 2/5 फैक्टर्स करने हैं हमें 32 के, तो 32 के फैक्टर्स कर ले 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5। एक्चुअली अभी आपका तो बाहर हो चुका होगा कि 2/5 मतलब 32 ही होता है। तो ये 1 2 3 4 5 ये उसके आगे फैक्टर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 32/2 2/5 है, तो हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 और 2 5 बार 1 2 3 4 5 और उसका रेशियो आएगा 2/5। तो ये अगर हमने लिया तो, लेकिन ये पता है हमें कि ये होता है हमारा 2/5 मतलब 2/5
रेशियो आएगा हमारा 2/5। तो फिर से वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा आपका 2/5 into 2/5, मतलब सेम रूल इस्तेमाल होता है a/p और q इज इक्वल होता है a into a/pq। 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो आपका जाएगा देखो 2/2, इसका अर्थ हो जाएगा 2 into 2, दैट इज योर आंसर इज द 4। तो ये होगा इसका जवाब यहाँ पर 2/2, दैट इज आंसर इज द 4। अगेन ये हम चेक करते हैं यहाँ पर देखो 16, तो चलो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। 2 1 1, 2 8 अगेन आप लोग 2 4 2 2 and 2 1, 2 2 4, 4 2 8 and 8 2 16। So that is 16/3/4 is equal to आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, that is raised to 3/4। इसका भी अर्थ होगा आपका 2/4, क्योंकि ये 4 बार है और रेशियो आएगा आपका 3/4। सेम रूल सेम थिंग, दैट इज द a/p into q, ये होता है आपका a/pq। तो यहाँ पर फिर से होगा आपका 2/4 into 3/4, 4 4 गेट कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2/3। इसका जो है 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8, मतलब इसका जवाब फिर से आता है आपका 8, मतलब यहाँ पर ये 8 जवाब हो गया हमारा फिर से। अब लास्ट एग्जांपल है कि देखो 125, तो यहाँ पर फिर से कर देते हैं हम उसके फैक्टर्स। तो 125 के फैक्टर्स ऑलरेडी हमने निकाले थे, तो 5 2 5 5 5 5 25 और यहाँ पर 5 1 1। इसका ये होता है यहाँ हमारा कि 125 -1/3, इसका हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 raised to -1/3, इसका होगा 5/3 raised to -1/3, और यहाँ पर आता है देखो 5/3 into -1/3। यहाँ पर सेम रूल इस्तेमाल a/p और q, दैट इज द a/pq। लेकिन ये 3 3 आप गेट कैंसिल, लेकिन यहाँ पर आ गया 5/-1। अब क्या करें, 5/-1 आ गया है यहाँ पर जवाब, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन। तो अब क्या करें, तो याद होगा अगर डेफिनेटली आपको कि यहाँ पर हमने एक रूल देखा था कि a/, अगर आपका m होता है तो ये आता है आपका 1/a/-m आता है। नहीं तो a/-m होता है तो आपका आता है 1/a/m। ये रूल अगर आपको पता है तो इसका जवाब आपको डेफिनेटली आएगा। तो 5/-m मतलब ये इससे कंपेयर हो जाता है, तो यह क्या आएगा 1/5/m, तो इसका आएगा आपका 1/5/1। 1/5/1, लेकिन 5/1 तो 5 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको डेफिनेटली, दैट इज 1/5। आई बात समझ में, तो इसका जवाब क्या आ गया आपका 1/5। I think so you got that answers. Here we complete our question number first and question number second. So let's solve our question number third, that is the simplify. Okay students, so let's solve third question from our exercise 1.6। तो देखो यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो अभी हमने देखे थे उनको यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इसको इन एग्जांपल्स को सिंपलीफाई कर देना है सिर्फ बस। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या होती है, एडिशन होती है, तो वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि 2 into 2 है और 2/3 into 2/1/5 है, बेस सेम है, पावर क्या होगी यहाँ पर एडिशन होगी। ये आपको तो बात पता है, तो लिख सकते हैं हम 2/2 into 2/1/5, इसका इक्वल हो सकता है हमारा 2/2/3 plus 1/5। बेस सेम है, हमने ये कर दिया। रूल कौन सा इस्तेमाल किया, आप ध्यान दो, रूल कौन सा इस्तेमाल किया है कि a/p into a/q, ये होता है हमारा a/p plus q, ठीक है। बेस सेम है, पावर की और ये एडिशन होगी, तो ये हमें जो पावर है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 2 इनको तो अभी देखो इनको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 5 2 10, मतलब आएगा देखो 2/5 2 10
और 3 1 जा 3 मतलब +3 और 5 3 जा 15। ये आ गया हमारा, ये आता है अपना 2 रेज़ टू 10 + 3 यानी 13 और अपॉन 15, मतलब 2 रेज़ टू 13 अपॉन 15 ये हो गया उसका जवाब। क्या किया हमने यहाँ पर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने देखी थी उसका इस्तेमाल किया, तो आ गया जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स की क्या हो जाती है यहाँ पर एडिशन हो जाती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड में देखो ये दिया 1/3, तो यहाँ पर देखो रूल आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो 1/a⁻m ये हो जाता है आपका a⁻−m, तो वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें आता है 1/3 का दोनों का ब्रैकेट करके पावर सेम है, तो इसके इक्वल टू आएगा आपका देखो 3⁻³ ये रूल देखो ध्यान से, 1/a⁻m है 1/3⁻3a, तो क्या आएगा हमारा 3⁻³ आएगा, क्योंकि यहाँ पर a⁻m आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आएगा 7। अब यहाँ पर फिर से एक और एक्स्ट्रा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो कौन सा a⁻p और q है, तो ये होता है a⁻p * q। यहाँ पर ये इसकी भी वैल्यूशन मतलब इसका होगा -3 होता है 7, यहाँ पर आएगा 3⁻21 क्योंकि 7 3 होता है हमारा 21। तो यहाँ पर ये जवाब आ गया हमारे सेकंड एग्जांपल का, दैट इज 3⁻21। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है, 11 बेस के दोनों का सेम है, तो पावर्स की क्या हो गया, यस डेफिनेटली क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो चलो वही करते हैं हम यहाँ पर, मतलब हमारे को आएगा 11⁻1/2 और 11⁻1/4 है, तो आगे आएगा हमारा 11⁻1/2 -1/4। क्या हो गई पावर्स की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गई। रूल कौन सा इस्तेमाल किया, a⁻p अपॉन a⁻q होता है, तो हमारा आएगा a⁻p - q, ये रूल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। सॉल्व करते हैं उसको ये आगे चल के, चलो फिर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो इसको ये करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 11⁻1 * 2 और 2 * 2 और अगेन -1/4, तो ये होगा आपका, तो इसका आएगा 11 2/4 -1/4। दोनों पे सेम है, यहाँ पर पावर्स की हो रही सब्ट्रैक्शन हो सकती है, 2 - 1 दैट इज 1 और 4 का 4, तो ये आ गया 11⁻1/4, तो ये आ गया उसका जवाब। अब रह गया हमारा एक लास्ट एग्जांपल, दैट इज, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो लास्ट एग्जांपल में क्या पूछा है, तो देखते हैं क्या पूछा है, दैट इज द फोर्थ वन एग्जांपल। उसमें है 7⁻1/2 * 8⁻1/2, ऐसे दिया आपको, जो है लास्ट प्रॉब्लम आपकी। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, अब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम, तो आपका जो फोर्थ वन रूल हमने जो सीखा था उसमें हमने देखा कि बेस सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस की हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये रूल अगर आपको याद होगा तो a⁻b और b⁻b p था, तो हमारा था ab⁻p, ओके, तो यही रूल है, आप हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर कि 7 और 8 है, तो वही रूल इस्तेमाल करेंगे, 7⁻1/2 है into 8⁻1/2 है, तो होगा हमारा 7 * 8⁻1/2, तो 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, तो 56⁻1/2, और यही आ गया हमारा जवाब। यहाँ पर हमने ये रूल यहाँ पर क्या किया है, ये लॉ इस्तेमाल किया है, दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो आई थिंक सो इस वीडियो से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आए होंगे, और इस तरह से हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज 1.6 ये भी आपको पक्की समझ में आई होगी। इसको प्रॉपर्ली लिखना है आपने नोटबुक में, प्रॉपर्ली लॉज सारे भी लॉज लिखने हैं, और लॉज के नीचे एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिखने हैं। आई होप सो सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कुछ एग्जांपल्स समझ में नहीं आए हैं, तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, और यहाँ पर ध्यान दो कि जो लॉज है हमारे, उनको पहले ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो और समझ लो। एक्चुअली इनका एक बार रिवीजन ही हो चुका है यहाँ पर हमारा, और तो यहाँ पर हो जाता है हमारा जो नंबर सिस्टम का यहाँ पर है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप सो आप सभी घर पे सेफ है, अच्छे हैं, हैप्पी हैं।
लेकिन इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है कि पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान देना है। जो हमारे मैथ्स का जितना भी आज तक हो चुका है वो सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपर्ली और नोटबुक प्रॉपर्ली आपको कंप्लीट कर दें। इसके साथ हमेशा मेरे कांटेक्ट में और मेरे टच में भी आपको स्टूडेंट्स रहना है। ओके, सो बी हैप्पी ऑलवेज एंड फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच।